Hello guys, welcome back to our channel part 3 Deadly Guy Obsessed with Innocent Girl. Chapter 11 रेयांश हट आध्या। अब तक रेयांश के साथ रहकर बहुत ही अजीब लगता था। जब भी वो उसके पास आता था उसे डर, घबराहट और अजीब सा महसूस होने लगता था। वो जानती थी कि रेयांश आएगा तो अमाया के पास ही रुकेगा, इसलिए अध्या बहाना बनाते हुए अमाया से बोलती है, एमी अब मिस्टी आ ही जाएगी तो तू क्यों ना उसी से अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। वो क्या है ना, मेरा सर दुख रहा है सुबह से, तो मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूंगी। क्या कहती है तू? अधिया की बात सुनकर अमाया भी उसकी बात मान जाती है, तो अधिया भी जल्दी से अपना सामान लेकर अमाया के कमरे से बाहर चली जाती है। फिर अमाया और ईशान दोनों अपना वर्क करने लगते हैं। अधिया अपने कमरे में आकर चैन की सांस लेती है, फिर बुक्स को स्टडी टेबल रखकर बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो वॉशरूम से बाहर आती है तो सामने देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है और फिर अपने कदम पीछे की ओर लेने लगती है डर की वजह से। अब आगे सामने बेड पर रेयांश बड़े ही आराम से बैठा हुआ था। उसके हाथों में इस वक्त अध्याय की बुक थी जिसे वो देख रहा था। डोर ओपन होने की आवाज सुनकर रेयांश बुक को क्लोज कर देता है, फिर अपनी पैनी नजरों से सामने अध्याय को घूरने लगता है जो डर की वजह से वापस से बाथरूम में घुस रही थी। अध्याय को वापस बाथरूम में जाता देखकर रेयांश की भौहें सिकुड़ जाती है। वो अपने कोल्ड वॉइस में अध्याय से बोलता है, लिटिल रैबिट स्टॉप। रेयांश की कोल्ड वॉइस सुनकर अध्याय अपनी जगह पे ही रुक जाती है और अपने सर को नीचे करके खड़ी रहती है। रेयांश एक टक अध्या के छोटे से चेहरे को अपनी पैनी नजरों से देखने लगता है। वही अध्या की हालत खराब हो रही थी रेयांश को अपने सामने देखकर ही। डर की वजह से अध्या अपने दोनों हाथों की मुठिया बनाते हुए ड्रेस को टाइटली पकड़ लेती है और अपने होठों को चबाने लगती है जो उसकी बचपन की ही आदत रही है। रेयांश अध्या के हर एक एक्शन को नोटिस कर रहा था। अध्या के अंदर खुद के लिए इतना डर देखकर रेयांश के फेस में डेविल स्माइल आ जाती है। रेयांश बुक को साइड में रखकर अपनी जगह से खड़ा होता है और अध्या की तरफ अपने कदम को बढ़ाने लगता है। जैसे जैसे रेयांश अध्या के पास आता है वैसे वैसे ही अध्या के हार्टबीट भी फास्ट होने लगती है। रेयांश अध्या के बिल्कुल पास आ जाता है। रेयांश के पास आते ही अध्या डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। रेयांश अध्या के पास आकर उसके झुके हुए सर को देखता है, फिर अपने हाथों से अध्या के चीन को पकड़कर उसके फेस को ऊपर करता है। अध्या की आंखें अभी भी बंद थी। रेयांश अध्या के डरे सहमे छोटे से चेहरे को देखने लगता है। अध्या के चेहरे को देखते हुए ही रेयांश अपने मन में सोचता है, आखिर क्या है तुम में जो मुझे बचपन से ही तुम्हारी ओर खींचता है। ये जानते हुए कि मेरा प्यार अमाया है तो फिर क्यों मैं हमेशा तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होता हूँ। जब भी मैं परेशान होता हूँ तो क्यों मुझे तुम्हारे पास आते ही सुकून मिलता है। इसी तरह तरह के सवाल रेयांश के मन में आ रहे थे जिनका जवाब उसके पास खुद ही नहीं था। रेयांश खोए हुए ही अध्या के गालों को प्यार से सहलाने लगता है जिसकी खबर खुद उसे भी नहीं था। अचानक ही रेयांश को कुछ याद आता है जिससे वो अपने सेंस में वापस आता है और अध्या को धक्का देकर खुद से दूर करता है। अध्या जो खुद ही दुबली पतली थी, अचानक ही रेयांश के ऐसे धक्का देने की वजह से वो सीधे दीवार से टकराती है जिससे अध्या के सर पे भी चोट लग जाता है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अध्या को दर्द बहुत होता है, उसे जोर से रोने का मन कर रहा था, लेकिन रेयांश के सामने वो अपने दर्द और आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश करती है ताकि रेयांश गुस्सा होकर उसे कोई और पनिशमेंट ना दे दे। अध्या की आंखों में आंसू थे, वो अपनी डरी सहमी नजरों से रेयांश की तरफ देखती है लेकिन बोलती कुछ नहीं है। रेयांश को भी रियलाइज होता है कि उसने अध्या को कुछ ज्यादा ही जोर से धक्का दे दिया है, लेकिन रेयांश तो रेयांश है, कहाँ वो अपनी गलती एक्सेप्ट करने वाला है। वो अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ ही अध्या को देखता है, फिर अपने कोल्ड वॉइस में बोलता है, अपना ये नाटक बंद करो और अमाया के कमरे में जाकर उसकी स्टडी में हेल्प करो। इतना बोलकर रेयांश अध्या के रूम से बाहर चला जाता है। रेयांश के जाने के बाद अध्या वही फर्श पर बैठकर अंदर ही अंदर रोने लगती है क्योंकि सच में उसे अपने सर पे बहुत दर्द हो रहा था। अध्या को रेयांश की बात याद आती है कि उसे अमाया के पास उसकी स्टडी में हेल्प करवाने जाना है। वो खुद को संभालती है और अपने आंसुओं को पोंछकर बाथरूम में चली जाती है। वॉश बेसन के सामने खड़ी होकर अपने फेस को क्लीन करती है जिनमें आंसुओं के निशान थे। फेस वॉश करने के बाद अध्या अपने फेस को टॉवल से पोंछने लगती है, तभी उसकी नजर मिरर पे जाती है। वो अपने सर के पास टच करके मिरर में देखती है, वहां पे कट के निशान थे जिसे देखकर अध्या घबरा जाती है, इसलिए नहीं क्योंकि उसे चोट लगी बल्कि इसलिए कि वो घर में सबको क्या जवाब देगी इस चोट के बारे में। वो जल्दी से बाहर जाकर ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर फाउंडेशन निकलती है और निशान की जगह पे लगा देती है ताकि किसी को पता न चले। फिर अपने बुक्स को बेड से उठाकर अमाया के कमरे में चली जाती है उसकी स्टडी में हेल्प करने के लिए। चैप्टर 12 ब्लास्ट, आई विल नेवर ब्रेक योर प्रॉमिस। अब तक रेयांश के जाने के बाद अध्या वही फर्श पर बैठकर अंदर ही अंदर रोने लगती है क्योंकि सच में उसे अपने सर पे बहुत दर्द हो रहा था। अध्या को रेयांश की बात याद आती है कि उसे अमाया के पास उसकी स्टडी में हेल्प करवाने जाना है। वो खुद को संभालती है और अपने आंसुओं को पोंछकर बाथरूम में चली जाती है।
वॉश बेसन के सामने खड़ी होकर अपने फेस को क्लीन करती है जिनमें आंसुओं के निशान थे। फेस वॉश करने के बाद अद्या अपने फेस को टॉवल से पोंछने लगती है, तभी उसकी नजर मिरर पे जाती है। वो अपने सर के पास टच करके मिरर में देखती है, वहां पे कट के निशान थे, जिसे देखकर अद्या घबरा जाती है, इसलिए नहीं क्योंकि उसे चोट लगी बल्कि इसलिए कि वो घर में सबको क्या जवाब देगी इस चोट के बारे में। वो जल्दी से बाहर जाकर ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर फाउंडेशन निकलती है और निशान की जगह पे लगा देती है ताकि किसी को पता न चले। फिर अपने बुक्स को बेड से उठाकर अमाया के कमरे में चली जाती है उसकी स्टडी में हेल्प करने के लिए। अब आगे रेयांश अद्या के कमरे से बाहर निकलकर सीधे खुराना मेंशन के बाहर चला जाता है। बाहर आकर अपने कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। ड्राइव करते हुए उसे बार बार अद्या का रोता हुआ फेस याद आ रहा था, जिसे याद कर रेयांश को एक अजीब सा बेचैनी अपने दिल में महसूस होने लगता है। रेयांश कार को फास्ट ड्राइव करने लगता है। कुछ देर बाद उसकी कार एक पहाड़ी के पास रुकती है। रेयांश कार से बाहर निकलकर अपने टाई को लूज करते हुए गुस्से और फ्रस्ट्रेशन की वजह से खुद से ही चिल्लाकर बोलता है, क्यों क्यों आखिर क्यों तुम्हारे आंखों में आंसू देखकर मुझे अपने दिल में बेचैनी महसूस हो रहा है। तुम सिर्फ मेरी एक ऑब्सेशन हो जो बहुत जल्द में खत्म कर दूंगा, वो भी हमेशा के लिए। मेरे दिल में हमेशा अमाया ही रहेगी, तुम कभी भी मेरे दिल में नहीं आ सकती हो, समझी। ये सब बोलते हुए रेयांश खुद दिलासा देता है। काफी देर तक रेयांश वहां रहकर खुद को शांत करने की कोशिश करता है। जब वो थोड़ा शांत हो जाता है तो वापस से अपने कार में बैठता है, फिर खुद से ही बोलता है, आई विल नेवर ब्रेक योर प्रॉमिस। इतना बोलकर रेयांश कार स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाता है। ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। रेयांश अब ज्यादा वक्त अपने स्टडी और ऑफिस के कामों में बीतने लगता है, साथ ही अमाया को भी वक्त देता था। काम से फ्री होने के बाद वो अमाया को बाहर घुमाने या फिर शॉपिंग पे ले जाता था, जहां भी अमाया बोलती थी। 2 दिन हो गए थे। इन 2 दिनों में रेयांश अद्या से दूर ही रह रहा था। 2 दिन बाद आज हर जगह कर्फ्यू लगा हुआ था। पब्लिक को आज कुछ घंटों के लिए बाहर निकलना माना था और इन सब रीजन था केडी। केडी एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। हर तरह के इलीगल कामों में केडी का हाथ होता है। इसकी वजह से बहुत से लोग अनाथ और बेघर हो गए थे। बहुत मुश्किलों के बाद अब वो पुलिस के हाथ आया था। आज केडी को कोर्ट में जाया जा रहा था। केडी के आदमी शांत तो नहीं बैठने वाले थे, वो जरूर कुछ न कुछ करेंगे केडी को अपने साथ ले जाने के लिए। इन सब में पब्लिक को कोई हार्म न हो, इसलिए कुछ देर के लिए सभी को अपने घर में ही रहने का ऑर्डर दिया गया था। रोड में भी चारों तरफ से पुलिस कर्फ्यू लगा हुआ था। वहीं जेल में एक आदमी जो करीब 49/50 साल से आसपास का होगा, उसे एक डार्क रूम में रखा गया था जो स्पेशली बड़े क्रिमिनल्स के लिए बनवाया गया था। ये रूम चारों तरफ से पैक था, जिसमें छोटी सी खिड़की भी नहीं थी। रोशनी के नाम पे येलो लाइट जल रही थी। उस रूम के अंदर सामान के नाम पर सिर्फ एक मटका, ग्लास और एक लकड़ी का बना हुआ छोटा सा बेड, जिसका लेंथ और विड्थ दोनों ही कम थे। वहीं उस बेड पर एक आदमी लेटा हुआ सीटी बजाते हुए छत के दीवार को ही घूरे जा रहा था। उस आदमी के फेस में एक बड़ा सा कट का निशान था और गर्दन के पास एक अजगर का टैटू बना हुआ था। वो आदमी दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। ये आदमी कोई और नहीं केडी था, जो इस वक्त बेफिक्र था। कुछ देर बाद उस रूम का गेट खुलता है और कांस्टेबल केडी के हाथों में हथकड़ी अच्छे से लगाता है। फिर पुलिस वाले केडी को अपने साथ पुलिस वैन में लेकर जाने लगते हैं। पुलिस भी काफी टाइट सिक्योरिटी के साथ केडी को अपने साथ लेकर जा रही थी ताकि वो भाग न सके। सड़कों में बस पुलिस वैन ही दौड़ रही थी। अब तक सभी चीजें स्मूथली चल रहा था, लेकिन अचानक ही ब्लास्ट होता है, जिसे सुनकर केडी के फेस में डेविल स्माइल आ जाता है और वो खतरनाक तरीके से हंसने लगता है। पुलिस बाहर निकलती है चेक करने के लिए, तभी फेस कवर किए हुए बहुत सारे लोग आकर उन्हें घेर लेते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। कुछ देर बाद केडी एक कार के बैक सीट में बड़े आराम से बैठा हुआ था। उसके फेस में जंग जीतने वाली स्माइल थी। वो घमंड से बोलता है, केडी को कैद करके रखना बच्चों का खेल नहीं है। 2 दिन भी नहीं हुआ और मैं आजाद हो गया। उन्हें क्या लगा मुझे इतनी आसानी के साथ अपने साथ ले जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, केडी को पकड़कर रख पाना नामुमकिन है। इतना बोलकर केडी जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। अचानक ही उसकी हंसी रुक जाती है और वो अपने गर्दन में हाथ रखकर पीछे देखता है तो उसकी आंखें फैल जाती है। वो तुरंत अपने पास रखी गन उठने लगता है, लेकिन तभी पीछे से कोई उसके गर्दन पर एक और इंजेक्शन घोंप देता है, जिससे केडी के हाथों से गन नीचे गिर जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। किसको देखा केडी ने? कौन है वो शख्स जिसने इंजेक्शन लगाया केडी को? चैप्टर 13 कायू बेबी, आप इसे कभी अपने से अलग मत कीजिएगा, ओके। अब तक कुछ देर बाद उस रूम का गेट खुलता है और कांस्टेबल केडी के हाथों में हथकड़ी अच्छे से लगाता है। फिर पुलिस वाले केडी को अपने साथ पुलिस वैन में लेकर जाने लगते हैं। पुलिस भी काफी टाइट सिक्योरिटी के साथ केडी को अपने साथ लेकर जा रही थी ताकि वो भाग न सके। सड़कों में बस पुलिस वैन ही दौड़ रही थी। अब तक सभी चीजें स्मूथली चल रहा था, लेकिन अचानक ही ब्लास्ट होता है, जिसे सुनकर केडी के फेस में डेविल स्माइल आ जाता है और वो खतरनाक तरीके से हंसने लगता है।
पुलिस बाहर निकलती है चेक करने के लिए, तभी फेस कवर किए हुए बहुत सारे लोग आकर उन्हें घेर लेते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। कुछ देर बाद केडी एक कार के बैक सीट में बड़े आराम से बैठा हुआ था। उसके फेस में जंग जीतने वाली स्माइल थी। वो घमंड से बोलता है, केडी को कैद करके रखना बच्चों का खेल नहीं है। 2 दिन भी नहीं हुआ और मैं आजाद हो गया। उन्हें क्या लगा मुझे इतनी आसानी के साथ अपने साथ ले जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, केडी को पकड़कर रख पाना नामुमकिन है। इतना बोलकर केडी जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। अचानक ही उसकी हंसी रुक जाती है और वो अपने गर्दन में हाथ रखकर पीछे देखता है तो उसकी आंखें फैल जाती है। वो तुरंत अपने पास रखी गन उठने लगता है, लेकिन तभी पीछे से कोई उसके गर्दन पर एक और इंजेक्शन घोंप देता है, जिससे केडी के हाथों से गन नीचे गिर जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब आगे इधर खुराना मैंशन में अद्या अपने कमरे में बैठी हुई स्कूल वर्क कंप्लीट कर रही थी। तभी उसके कमरे में अमाया अंदर आते हुए बोलती है, अद्या क्या कर रही है? अमाया की बात सुनकर अद्या लिखते हुए ही बोलती है, कल चेकिंग है ना, इसलिए होमवर्क कंप्लीट कर रही हूँ। अच्छा ये ले तेरी अमानत। इतना बोलकर अमाया एक छोटा सा बॉक्स अद्या की तरफ पास करती है। अमाया की बात सुनकर अद्या लिखना बंद कर देती है, फिर अपने सर को उठाकर अमाया वो बॉक्स को देखती है, फिर कंफ्यूज होकर बोलती है, मेरी अमानत मतलब? अद्या की बात सुनकर अमाया उसके पास बैठते हुए उस छोटे से बॉक्स को ओपन करती है, फिर उसमें रखे पेंडेंट को निकालते हुए बोलती है, मतलब कि ये? अद्या उस पेंडेंट को देखकर पता नहीं क्यों इमोशनल हो जाती है। वो उस पेंडेंट को अपने हाथ में लेकर बोलती है, लेकिन एमी तुझे तो ये पेंडेंट पसंद थी ना, तो फिर मुझे वापस क्यों कर रही है? अद्या की बात पर अमाया बोलती है, यार पसंद तो अभी भी बहुत है, बट शायद ये पेंडेंट मुझे पसंद ही नहीं करती है, तभी तो जब भी पहनती हूँ गले में रेशेश होने लगता है। वैसे ही कबोर्ड में ये ऐसे ही रखा रहता है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुझे वापस कर दूं तेरी अमानत। इतना बोलकर अमाया वो पेंडेंट अद्या को देती है। अद्या उस पेंडेंट को हाथ में लेकर बड़े ही गौर से देखने लगती है। तभी उसके सामने धुंधली धुंधली सी तस्वीरें आने लगती हैं, जिनमें एक लेडी रोती हुई छोटी बच्ची को प्यार से चुप करवा रही थी। बच्ची उस लेडी के प्यार से चुप हो जाती है और टुकुर टुकुर लेडी को देखने लगती है। तो फिर वो लेडी अपने गले से एक पेंडेंट निकालकर उस छोटी बच्ची को पहनते हुए बोलती है, कायू बेबी आप इसे कभी अपने से अलग मत कीजिएगा, ओके? मैं कल वापस आऊंगी आपको लेने। अद्या अद्या यार कहाँ खो गई तू दिन में ही? अद्या को खोया हुआ देखकर अमाया उसे आवाज लगाते हुए बोलती है। अमाया की आवाज सुनकर अद्या अपने होश में आती है, फिर अमाया की तरफ देखती है जो उसे ही सवालिया नजरों से देख रही थी, जिसे देखकर अद्या मायूस होकर बोलती है, कहीं नहीं एमी? मुझे फिर से धुंधली धुंधली सी तस्वीरें नजर आई, डे से पहले आती थी लेकिन इस बार पहले की तरह नहीं था। इतना बोलकर अद्या अपना सर पकड़ लेती है। अद्या की बात सुनकर अमाया थोड़ी परेशान हो जाती है, फिर अद्या को ध्यान से देखते हुए उससे सीरियसली पूछती है, अद्या सच सच बता तूने आज अपनी दवाई खाई है? इतना बोलकर अमाया अद्या को घूरने लगती है। तो अद्या थोड़ी गिल्टी होकर बोलती है, वो ध्यान ही नहीं रहा, मैं भूल गई थी आज दवाई खाना। अद्या की बात सुनकर अमाया थोड़े गुस्से से बोलती है, यार अद्या तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे पता है ना, तू जब दवाई नहीं खाती है तो तेरे साथ ऐसा ही होता है। कितनी मुश्किल के बाद अब जाकर तेरी बीमारी कम हुई है और तू फिर से दवाई स्किप करने लगी। बड़ी मम्मा को बताऊं? अमाया की बात सुनकर अद्या जल्दी से बोलती है, नहीं नहीं यार मम्मा को मत बता, वो खामखा परेशान हो जाएगी, मैं अभी दवाई खा लेती हूँ। इतना बोलकर वो ड्रॉवर में से दवाई निकलती है और चुपचाप खा लेती है। फिर होमवर्क करते हुए ही अद्या से बातें करने लगती है। कुछ देर बात करने के बाद अमाया अद्या के कमरे से बाहर चली जाती है। अद्या का भी स्कूल वर्क कंप्लीट हो गया था, इसलिए वो बुक्स वगैरह सभी चीजों को अपने स्कूल के बैग में रखती है। तभी उसकी नजर पेंडेंट पर पड़ती है। कुछ सोचकर वो उस पेंडेंट को कबोर्ड में रख देती है, फिर बैट को सही करके बेडरूम से बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी सी वैन रेयांश के द डार्क मैंशन के बाहर रुकती है। ये वही मैंशन है जो जंगल के बीच में है, जहां पर पहले तीनों टपोरियों को रेयांश ने टॉर्चर किया था। उस वैन में से एक शख्स निकलता है और सीधे मैंशन के अंदर चला जाता है। फिर 2 और लोग उस वैन से बाहर निकलते हैं और एक बेहोश पड़े आदमी को अपने साथ उठाकर अंदर की तरफ ले जाने लगते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों लोग उस बेहोश पड़े आदमी को एक बेसमेंट के अंदर लेकर आ जाते हैं और उस बेहोश पड़े आदमी को वही चेयर पे बिठाकर उसके हाथ पैर बांध देते हैं और फिर वो दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं। फिर ऊपर एक कमरे में आकर वो दोनों अपने फेस में लगे ब्लैक कपड़े को हटा देते हैं, तो उनका हैंडसम सा फेस बाहर आ जाता है। वो दोनों हैंडसम लड़के एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपने सामने खड़े लड़के को देखते हैं जो इस वक्त उनकी तरफ पीठ किए खड़ा हुआ था। चैप्टर 14 बेबी बहुत जल्द तुम मेरे पास मेरे साथ होगी, पिज्जा पार्टी। अब तक उस वैन में से एक शख्स निकलता है और सीधे मैंशन के अंदर चला जाता है। फिर 2 और लोग उस वैन से बाहर निकलते हैं और एक बेहोश पड़े आदमी को अपने साथ उठाकर अंदर की तरफ ले जाने लगते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों लोग उस बेहोश पड़े आदमी को एक बेसमेंट के अंदर लेकर आ जाते हैं और उस बेहोश पड़े आदमी को वही चेयर पे बिठाकर उसके हाथ पैर बांध देते हैं और फिर वो दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं।
फिर ऊपर एक कमरे में आकर वो दोनों अपने फेस में लगे ब्लैक कपड़े को हटा देते हैं, तो उनका हैंडसम सा फेस बाहर आ जाता है। वो दोनों हैंडसम लड़के एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपने सामने खड़े लड़के को देखते हैं जो इस वक्त उनकी तरफ पीठ किए खड़ा हुआ था। अब आगे वही खुरना मेंशन में इस वक्त सभी लिविंग रूम में बैठे हुए टीवी में न्यूज देख रहे थे, जिसमें रास्ते में पुलिस वेन पे हुए ब्लास्ट और केडी के फरार होने की न्यूज ही दिखा रहा था। सभी बड़े बैठे हुए बातें हर रहे थे। वही अमाया, मिस्टी, ईशान तीनों अध्या के रूम में बैठे हुए कैरम खेल रहे थे। अध्या के कमरे में चिप्स के पैकेट चारों तरफ बिखरे हुए थे, जो अमाया, मिस्टी और ईशान का ही काम था। ये तीनों खा कम और गिरा ज्यादा रहे थे। अध्या तीनों को बार बार कच्चे फलने से मना कर रही थी, लेकिन तीनों कहाँ ही सुनने वाले थे। थक हार कर अध्या खुद ही चुप हो जाती है और उनको बोलना ही बंद कर देती है। गाइस, क्या तुम में से किसी को पिज्जा खाना है? अमाया खेलते हुए अचानक ही रुककर तीनों की तरफ देखकर उनसे पूछती है। अमाया की बात सुनकर अध्या मना कर देती है, तो वही मिस्टी और ईशान अपना सर बार बार हाँ में हिलाते हैं। फिर कुछ सोचकर मिस्टी अमाया से बोलती है, बट एमी, आज पिज्जा खाना पॉसिबल थोड़ी ना है, क्योंकि तुझे तो पता ही ना अभी हम बाहर आ जा नहीं सकते हैं, तो पिज्जा आएगा कैसे? मिस्टी की बात सुनकर अमाया बोलती है, डोंट वरी, मैं हूं ना। इतना बोलकर अमाया अपना फोन लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद अमाया वापस कमरे में आती है और सभी की तरफ देख एक्साइटेड होते हुए बोलती है, कुछ देर में हमारा पिज्जा बर्गर आ रहा है, कोल्ड ड्रिंक के साथ। मिस्टी अमाया की बात सुनकर उससे पूछती है, लेकिन कैसे लाएगा कौन? मिस्टी की बात पर अमाया बोलती है, आएगा तो पता चल जाएगा, समझी। अब चल गेम फिर से स्टार्ट करते हैं। इतना बोलकर वो भी अपनी सीट में बैठ जाती है। चारों फिर से कैरम खेलने लगते हैं। वही डार्क मेंशन में पर्दे लगे हुए थे, इसलिए रूम में इस वक्त अंधेरा था। वो दोनों लड़कों भी शांत थे। कुछ देर बाद दोनों में से एक लड़का आगे आकर उस शख्स से बोलता है, तुमने जैसा कहा था, हमने उसे बेसमेंट में बंद कर दिया है। इंजेक्शन की वजह से अभी वो बेहोश है। अब आगे क्या करना है रेयांश? वो कोई और नहीं, रेयांश ही था। उस लड़के की बात सुनकर रेयांश कुछ बोलता कि उससे पहले ही उसका फोन रिंग करने लगता है। रिंगटोन सुनकर रेयांश समझ जाता है कि किसका कॉल गई। वो तुरंत कॉल पिक करता है। दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर रेयांश ओके बोलकर कॉल कट कर देता है। फिर अपने सामने खड़े दोनों लड़कों को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर कमरे से बाहर चला जाता है। रेयांश के जाने के बाद दोनों में से एक लड़का, जो विहान था, वो मुंह बनाते हुए बोलता है, मुझे पता है जरूर अमाया का ही कॉल होगा, इसलिए ये घमंडी लड़का इतनी जल्दी में गया है, वरना मजाल है इतने इंपॉर्टेंट मैटर में ये ऐसे ही चला जाता। इतना बोलकर विहान पीछे मुड़कर दूसरे लड़के की तरफ देखने लगता है, जो वहां पे था ही नहीं। ये रेयांश का चमचा भी न उसी की तरह खड़ूस है। कम से कम मेरी बात ही सुन लेता तो क्या हो जाता, लेकिन नहीं। मुझे डर है कि दोनों खड़ूस के बीच में रहकर कहीं मैं मासूम सा बच्चा भी इनकी तरह न हो जाऊं, गॉड सेव मी। इतना बोलकर विहान भी रूम से बाहर चला जाता है। वही दूसरी तरफ असर विला में, ये वही विला है जो जंगलों के पास सुनसान इलाके में बना हुआ है, जहां पर एक अनजान शख्स अंधेरे रूम में पियानो बजा रहा था, जिसके बारे में आप सबने चैप्टर 9 में पढ़ा होगा। वो अनजान शख्स अपने रूम में बैठा हुआ था। उसके हाथों में एक तस्वीर थी, जिसे देखकर वो खुद से ही बातें किए जा रहा था। इस वक्त उस शख्स के फेस में बहुत से इमोशंस थे। वो बड़े ही प्यार से उस तस्वीर को देखे जा रहा था। फिर उस तस्वीर को चूमकर बड़े ही प्यार से बोला है, माय लिटिल बेबी, बस कुछ वक्त और फिर बहुत जल्दी आप मेरे सामने मेरे पास होंगी। ऐसे ही तस्वीर से बातें करते हुए ही वो शख्स वही बेड पर ही लेट जाता है। पता नहीं कब उसे नींद आ जाती है, उस शख्स को ही पता नहीं चलता है। वही खुराना मेंशन में अध्या, अमाया, मिस्टी, ईशान चारों खेल ही रहे थे कि तभी कमरे का डोर नॉक होता है। अध्या जाकर डोर ओपन करती है तो सामने खड़े रेयांश को देखकर चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि रेयांश यहाँ क्यों है। तभी उसकी नजर रेयांश के हाथों में पके सामान पे जाती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि रेयांश क्यों यहाँ पे है। वो बिना कुछ बोले ही डोर से साइड हट जाती है। तभी अमाया भी वहां पे आ जाती है और रेयांश के हाथों में पके पकेट्स में से पिज्जा वाले पकेट्स को लेकर अंदर आ जाती है और रेयांश को भी आने के लिए बोलती है। रेयांश एक नजर अध्या को देखता है, जो साइड में चुपचाप खड़ी थी। फिर अपनी नजरें फेर कर कमरे के अंदर चला जाता है अमाया के पास। सभी पकेट्स को वही साइड में रख देता है और जैसे ही जाने को होता है, अमाया उसके हाथों को पकड़कर उसे रोकते हुए है, रेयांश तुम कहाँ पे जा रहे हो? तुम भी हमें ज्वाइन करो ना, प्लीज प्लीज। अमाया रेयांश से रुकने का जिद करने लगती है तो रेयांश भी रुक जाता है। अमाया रेयांश को अपने पास ही बाजू में खिंचकर बैठा लेती है। फिर अध्या को भी बुलाती है, जो बाहर की तरफ जा रही थी। अध्या, जो रेयांश को देखकर बाहर जाने वाली थी, अमाया की आवाज सुनकर ना चाहते हुए भी उसको वहां पे रुकना पड़ता है। अध्या भी अपनी सीट में आकर बैठ जाती है। अमाया रेयांश के लाए सभी पकेट्स को ओपन करने लगती है, तो अध्या पानी लाने के बहाने से कमरे से बाहर चली जाती है। काफी देर होने पर भी जब अध्या नहीं आती है तो अमाया उसका पिज्जा और बर्गर साइड में रख देती है। फिर तीनों खाने लगते हैं।
अमाया रेयांश को खाने का बोलती है लेकिन रेयांश मना कर देता है तो अमाया उसे फोर्स नहीं करती है क्योंकि उसे पता था रेयांश को ये सब बाहर का खाना पसंद नहीं है और खुद खाने लगती है। रेयांश काफी बोर हो रहा था वहां पे लेकिन अमाया की जिद की वजह से रुका हुआ था। तभी उसका फोन रिंग करता है तो वो कॉल पिक करके बाहर गैलरी में चला जाता है बात करने के लिए। रेयांश के जाने के कुछ देर बाद अध्या कमरे में आती है। रेयांश को वहां ना देखकर वो चैन की सांस लेती है, फिर अपनी सीट में आकर बैठ जाती है और पानी के बोतल्स को वही साइड में रख देती है। अध्या को देखकर अमाया उसे 2 बॉक्स देती है जिनमें एक में पिज्जा और एक में बर्गर था। अध्या बॉक्स को देखती है फिर अमाया को डे से कह रही हो अमाया से मुझे नहीं खाना है। अध्या की बात समझकर अमाया उसे जबरदस्ती खिलाने लगती है तो अध्या मान जाती है। वैसे अध्या को अभी खाने का मन तो नहीं था लेकिन अमाया की वजह से वो ऑफ बोल देती है, फिर चारों खाते हुए ही खेलते लगते हैं। कुछ देर बाद ईशान चला जाता है। अब मिस्टी अमाया और अध्या ही रह गए थे। तीनों आपस में बातें करने लगती है। मिस्टी उन्हें क्लास की बातें बताने लगती है क्योंकि दोनों ही स्कूल नहीं गए थे। तीनों बातें करते हुए ही आपस में खो गए थे। तभी रेयांश कमरे के अंदर आते हुए बोलता है, एमी एक अर्जेंट काम आ गया है, मुझे जाना होगा। रेयांश की आवाज सुनकर तीनों चुप हो जाते हैं। अमाया और मिस्टी को भी याद आता है कि रेयांश बाहर बात करने गया था। वही अध्या जिसे लगा था रेयांश जा चुका है, लेकिन जब वो रेयांश की आवाज सुनती है शॉक्ड हो जाती है, साथ ही उसकी हंसी भी गायब हो जाती है। अध्या पीछे मुड़कर उस दिशा में देखती है जहां से आवाज आई थी। पीछे मुड़ते ही उसकी नजरें रेयांश की पेनी नजरों से मिलती है। चैप्टर 15 हॉस्पिटल और रेयांश के दिल की बातें। अब तक अध्या को अभी खाने का मन तो नहीं था लेकिन अमाया की वजह से वो ऑफ बोल देती है, फिर चारों खाते हुए ही खेलते लगते हैं। कुछ देर बाद ईशान चला जाता है। अब मिस्टी अमाया और अध्या ही रह गए थे। तीनों आपस में बातें करने लगती है। मिस्टी उन्हें क्लास की बातें बताने लगती है क्योंकि दोनों ही स्कूल नहीं गए थे। तीनों बातें करते हुए ही आपस में खो गए थे। तभी रेयांश कमरे के अंदर आते हुए बोलता है, एमी एक अर्जेंट काम आ गया है, मुझे जाना होगा। रेयांश की आवाज सुनकर तीनों चुप हो जाते हैं। अमाया और मिस्टी को भी याद आता है कि रेयांश बाहर बात करने गया था। वही अध्या जिसे लगा था रेयांश जा चुका है, लेकिन जब वो रेयांश की आवाज सुनती है शॉक्ड हो जाती है, साथ ही उसकी हंसी भी गायब हो जाती है। अध्या पीछे मुड़कर उस दिशा में देखती है जहां से आवाज आई थी। पीछे मुड़ते ही उसकी नजरें रेयांश की पेनी नजरों से मिलती है। अब आगे रेयांश को देखकर अध्या अपनी नजरें उस पर से हटा लेती है। अमाया जब रेयांश की बात सुनती हक तो वो उसे ओके बोल देती है। रेयांश एक नजर अध्या को देखता है, फिर वहां से चला जाता है। रेयांश के जाने के बाद अध्या, अमाया और मिस्टी भी आपस में बिजी हो जाते हैं। रेयांश खुराना मेंशन से निकलकर सीधे एक हॉस्पिटल जाता है जहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था लाइफ केयर हॉस्पिटल। ये वहां का सबसे बड़ा और साथ ही महंगा हॉस्पिटल था, जहां पे सभी बड़े बड़े डॉक्टर और हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स थे। रेयांश अपने कार से बाहर निकलकर हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है। इस वक्त बॉडीगार्ड ने हॉस्पिटल को चारों तरफ से कवर कर लिया था। सीनियर डॉक्टर जो पहले से ही रेयांश का वेट कर रहे थे, वो रेयांश को देखकर तुरंत आगे आते हैं और रेयांश को ग्रीट करते हैं। रेयांश सभी को इग्नोर कर जो सीनियर डॉक्टर होता है उससे अपने कोल्ड वॉइस से पूछता है, अभी कैसे है वो। रेयांश की बात पर वो सीनियर डॉक्टर बोलता है, देखिए अभी मिस्टर ओबरॉय के कंडीशन में पहले से सुधार आई है लेकिन मिसेस ओबरॉय की कंडीशन पहले जैसा ही है। डॉक्टर पेशेंट के रिलेटेड इसी तरह के कुछ और जरूरी बातें रेयांश को बताने लगता है। रेयांश भी बड़े गौर से हर एक बात को सुन रहा था। कुछ देर बाद रेयांश उस सीनियर डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल से 3rd फ्लोर में आता है। हॉस्पिटल के इस 3rd फ्लोर में बहुत ही टाइट सिक्योरिटी थी। यहाँ पर सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोगों को ही आने की परमिशन थी, चाहे डॉक्टर हो या नर्स, सभी को बॉडीगार्ड अच्छे से चेक करके ही आने देते थे। रेयांश एक कमरे के अंदर आता है, उसके पीछे वो सीनियर डॉक्टर भी उस कमरे के अंदर आ जाता है। वही 2 लोग जिनमें एक आदमी और एक औरत थे, वो दोनों इस वक्त मशीनों के बीच घिरे हुए बेड में लेटे हुए थे। उनकी आंखें बंद थी और उनके मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। सीनियर डॉक्टर पेशेंट को चेक कर रेयांश को कुछ बताता है, फिर वहां से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद रेयांश बड़े गौर से बेड पर लेटे दोनों कपल को देखने लगता है। बेड पर लेटे दोनों कपल को देखकर रेयांश के इमोशनलेस फेस पर भी इस वक्त ढेर सारे इमोशंस आ जाते हैं। इस वक्त रेयांश को देखकर कोई भी ये नहीं बता सकता था कि ये वही गुस्सेल, घमंडी और हार्टलेस रेयांश ओबरॉय है, जिसके चेहरे में गुस्से के अलावा और कोई भी एक्सप्रेशन शो नहीं होता है। वही रेयांश इस वक्त काफी इमोशनल था। रेयांश पहले अपने डेट के पास जाता है और उनके पास बैठकर उन्हें देखते प्यार से बोलता है, डेट बस कुछ वक्त और फिर आप खुद अपने गुनहगारों को सजा देंगे। मैंने उन्हें पकड़ लिया है जिसकी वजह से आपका ये हाल हुआ है। वो अब हमरे कैद में है, डेट अब बस आपका वेट है, इसलिए जल्दी जल्दी रिकवर हो जाइए। इतना बोलकर वो अपने डेट के हाथों को चूम लेता है।
फिर अपनी की तरफ देखता है और उनके पास आकर वही साइड में रखे टूल में रेयांश बैठ जाता है। फिर अपनी मॉम के हाथों को अपने हाथों में ले लेकर इमोशनल होकर बड़े ही प्यार से बोलता है, मॉम इतने साल हो गए अभी तक आप सोई हुई हो। कब तक आपका यूं ही लेटे रहने का इरादा है बोलिए। अब तो डेट भी ठीक हो रहे हैं और आपका छोटा ऋषु भी बड़ा हो गया है। प्लीज मॉम अब उठ जाइए ना, आपका ऋषु आपको बहुत ज्यादा मिस करता है। आप चाहती थी ना कि एमी आपकी बहू बने, मैं उसका ख्याल रखूं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूं और उसे सभी से प्रोटेक्ट करूं। तो मॉम वैसा ही रहा है, मैं अपने सभी प्रोमिस को पूरा कर रहा हूं। तो अब आप भी अपने प्रोमिस को पूरा कीजिए प्लीज मॉम, आप उठ जाइए। ये सब बोलते हुए रेयांश के आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो वही बेड में अपनी मॉम के पास ही अपना सर रखकर अपने दिल की सभी बातें अपनी मॉम को बताने लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडियो।